Good morning, everyone. This is class 9th, chapter number 2. What is democracy? Why democracy? And today, my topic is first, free and fair electoral competition. Second, one person, one vote, and one value. Third, rule of law and respect of rights. And summary definition. इस चैप्टर के माध्यम से आज हम लोग समझेंगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला क्या होता है। दूसरा, एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य क्या होते हैं। तीसरा, कानून का राज और अधिकारों का आदर क्या होता है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार फिर से डेमोक्रेसी की परिभाषा को जान लेते हैं। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. जैसा कि आप ये जानते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता के द्वारा होती है। जैसे कि हम लोग पिछले टॉपिक में हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की शासन तंत्र किस तरह से काम करती है। आज हम लोग चीन के शासन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country parliament called Guangguo, Remnin, Daibiao, Dahuhi, National People Congress. The National People Congress has the power to appoint the president of the country. It has nearly 3,000 members elected from all over the China. Some members are elected by the army. Before contesting elections, a candidate needs the approval of China Communist Party. Only those who are members of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 and 2003. The government is always formed by the Communist Party. जैसा कि आप यहाँ पर चीन की लोकतंत्र के बारे में समझ रहे हैं। चीन की संसद का नाम क्वांगो, रेमनिन, दाइवियाओ, दाहुई यानी इसे राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होता है। इसमें पूरे चीन से करीब 3,000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सन 2002 और 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियां के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी लोकतंत्र को समझने के लिए एक बार फिर से हमें परिभाषित को समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे कि परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा शासक शासन करता है। जैसा कि आप ये जान चुके हैं कि चीन में लोकतंत्र की व्यवस्था क्या है। इसे
स्पष्ट ढंग से समझते हैं। चीन में एक पार्टी है जिसकी नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। वह पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर चीन में किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने होते हैं, वह व्यक्ति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेता है, तब वह चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा वह चीन में चुनाव नहीं लड़ सकता। इससे स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जो जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति शासक करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। Since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. The country has never been under a military or dictator rule, but until 2000 every election was won by a party called PRI, means Institutional Revolutionary Party. Opposition parties did contest elections but never managed to win. The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. Teachers of government school used to force parents to vote for the PRI. Media largely ignored the activities of oppositions political parties except to criticize them. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. The PRA spent a large sum in the campaign for its candidates. जैसे कि आप चीन की लोकतंत्र व्यवस्था को समझ चुके हैं, अब हम लोग मैक्सिको के बारे में समझ रहे हैं। सिंस 1930 में मैक्सिको आज़ाद होने के बाद हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने का चुनाव कराया जाता था। देश में कभी भी फौजी या तानाशाही व्यवस्था नहीं आई, लेकिन सिंस 2002 तक हर चुनाव में PRI नाम की एक पार्टी को जीत मिलती थी। जैसा कि मैंने बता दिया था कि PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इसे PRI बोला जाता है। इसमें आखिर क्या ऐसी व्यवस्था थी कि ये हमेशा जीतती थी? इस व्यवस्था के अंदर विपक्षी यानी और लोग भी खड़े होते थे, लेकिन जीत हमेशा PRI को मिलती थी। आखिर क्या इसके कारण थे कि PRI को मिलती थी? PRI हमेशा छल और कपट से अपनी शासन व्यवस्था को लाती थी। ये चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपना करके जीत हासिल करती थी। और जैसा कि जब PRI की शासन होती थी, तो सरकारी दफ्तरों में जो काम करने वाले व्यक्ति होते थे, उन्हें पार्टी के बैठक में बुलाया जाता था और सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र और छात्राओं के माता पिता से PRI वोट देने के लिए कहते थे। जबकि मीडिया की बात करें, मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज भी करती थी। कई बार तो एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को जगह को हटा करके दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोगों को वोट डालने में कठिनाई होती थी। PRI अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए चुनावी अभियान में बहुत सारे पैसे खर्चा किया करती थी। अगर मैक्सिको की शासनकाल की बात की जाए, तो इसमें PRI यानी एक दल है जो हमेशा जीतती चली आ रही है।
पीआरआई बहुत ही आलोचना और हथकंडे अपनाने वाली सरकार थी, जो दूसरे को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग इसमें हर चीज पीआरआई से सम्मिलित हो, मीडिया भी, गवर्नमेंट ऑफिसर भी और गवर्नमेंट टीचर्स भी, जो पीआरआई के समर्थन थे। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग लोकतांत्रिक कैसे कह सकते हैं? मीडिया सबसे बड़ी भूमिका निभाता है हमारे लोकतंत्र व्यवस्था में। अगर मीडिया ही पीआरआई की तरफ थी तो अन्य लोगों को क्या होता? तो यही कारण है पीआरआई के जीतने का। We consider the elections described above as example of people electing their rulers. Reading these examples, we get a sense that we cannot. There are many problems here in China. The elections do not offer the people any serious choice. They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. Can we call this a choice? In the Mexico example, people seemed to really have a choice, but in practice they had no choice. There was no way the ruling party could be defeated even if people were against it. अगर हम लोग चीन और मेक्सिको के बारे में बात करें तो इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनावों में तो लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं है, क्योंकि लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार को ही वोट देना होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट देना होता था। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग लोकतांत्रिक कैसे कह सकते हैं? अगर बात की जाए मैक्सिको में उम्मीदवार होने के बावजूद पीआरआई के उम्मीदवार को जिताया जाता था, क्योंकि पीआरआई के अधीन सरकारी अधिकारी और सरकारी टीचर्स जो होते थे वो पीआरआई को वोट देने के लिए कहा करते थे। तो असल में पीआरआई कभी हारती नहीं थी। तो इस को पढ़ने के बाद यही लगता है कि मैक्सिको और चाइना को हम लोग लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। एंड सेकेंड, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। Now, we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchises. This principle has now come to be accepted almost all over the world. Yet, there are many instances of denial of equal right to vote. किस तरह के लोकतंत्र में होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज के साथ जोड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया को मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का भी उदाहरण भी किसी से कम नहीं है, जैसे कि हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, in Saudi Arabia, women do not have the right to vote. जैसा कि सभी देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन अगर सऊदी अरबिया को देखा जाए तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ डिस्क्रिमिनेशंस, जहाँ पे भेदभाव उत्पन्न हो, तो उस देश को हम लोग लोकतांत्रिक कैसे कह सकते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऑल पर्सन आर इक्वल, यानी सभी व्यक्ति एक समान हैं। सऊदी अरबिया में सिंस 2015 के पहले वीमेन यानी औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? सेकेंड पॉइंट,
Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एक्सटोनिया एक्सटोनिया जो कि रूस के करीब है, यहाँ की नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किलें होती हैं। सोचिए, जहाँ पर नागरिकता के नियम को इस तरह बनाया जाता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, तो ऐसी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑल पर्सन आर इक्वल, जहाँ पर लोग एक समान की तरह रहते हैं, तो उस प्रक्रिया को डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है। और जहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मुश्किलें पैदा होती हैं वोट डालने में, तो ऐसे प्रक्रिया को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। Third point, in Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. जैसा कि हम लोग यहाँ पर फिजी के चुनाव प्रणाली के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि फिजी एक आइलैंड है। यहाँ पर भारतीय मूल के निवासी भी निवास करते हैं। सिंस 1947 के पहले, जब भारत देश ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करती थी, तो अंग्रेज भारतीय मूल के व्यक्तियों को फिजी में ले जाकर के उनसे, जिससे भारतीय मूल के निवासी वहां जाकर के बस गए। तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय मूल के निवासी कैसे जाकर के फिजी में बसे हैं। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उनका महत्व ज़्यादा होता है चुनाव प्रणाली में, बल्कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ political equality that give us a third feature, democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. जैसा कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को भी जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अमीर आदमी होंगे उनको 2 वोट होंगे, जो गरीब आदमी होंगे उनके 1 वोट होंगे। लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। अगर कोई राष्ट्र अपने आप को लोकतंत्र कहता है, तो प्रत्येक व्यक्ति, अब प्रत्येक व्यक्ति का मतलब सभी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उन्हें समान अधिकार देना चाहिए वोट देने के लिए, और उनके वोट का मूल्यांकन भी होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस तरह की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। Students, part 2 is finished. Thank you.